आइए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा प्लास्टिक प्लांट जो हर महीने घाटे से जूझ रहा है और दूसरी तरफ एक अत्याधुनिक स्मार्ट फैक्ट्री जो करोड़ों का मुनाफा छाप रही है। इन दोनों के बीच आखिर बुनियादी फर्क क्या है? आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में दांव सच में बहुत ऊंचे हैं। आज की इस चर्चा में हम ठीक इसी बात की तह तक जाने वाले हैं। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। ये जो 71% का आंकड़ा है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बेसिक औसत है। लेकिन जरा सोचिए, जो इंडस्ट्री के असली दिग्गज हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है? उनका टारगेट होता है पूरे 97% की ऑपरेशनल विजिबिलिटी हासिल करना, यानी मशीन के चलने का एक एक मिली सेकेंड उनके रडार पर होता है। और सच कहें तो जब हर पल का सटीक हिसाब रखा जाता है तो असली मुनाफा वहीं से निकल कर आता है। अब इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए जरा फैक्ट्री को एक जीवित इंसान की तरह देखिए। इसके कंक्रीट वाले ढांचे से लेकर सॉफ्टवेयर वाले तेज दिमाग तक हर एक लेयर का अपना एक खास काम है। एक मॉडर्न फैक्ट्री असल में कई परतों को जोड़कर बनती है जो आपस में मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करती हैं, और इसी इकोसिस्टम को हम द फैक्ट्री स्टैक कहते हैं। और इस स्टैक को बनाने का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह है। इंडस्ट्री 4.0 के लेवल तक पहुंचने के लिए हमें इन 6 परतों पर काम करना होगा। पहला, बुनियादी ढांचा और पावर सप्लाई। दूसरा, मशीनों का सही साइज। तीसरा, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स। चौथा, ओईई और सीएमएमएस जैसे सॉफ्टवेयर। पांचवा, सेफ्टी और पर्यावरण के नियम। और आखिर में छठा, मुनाफे को कैसे बढ़ाया जाए, यानी स्केलिंग। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली परत से, बुनियादी ढांचा और बिजली आपूर्ति। इसे फैक्ट्री का कंकाल मान लीजिए। एक तरफ विशाल और भारी भरकम मशीनें और दूसरी तरफ उनसे मिलने वाली एकदम सटीक माइक्रो लेवल की परफॉर्मेंस। अब सोचिए, 1000 टन की क्लैंपिंग फोर्स वाली मशीन किसी कमजोर फर्श का क्या हल करेगी? वो उसे पल भर में तबाह कर देगी। इसीलिए मिट्टी की गहराई से जांच होती है और कंक्रीट की मोटाई कम से कम 150 से 300 मिलीमीटर तक रखी जाती है। साथ ही 10 से 12 टन प्रति क्यूबिक मीटर वजन सहने की क्षमता होना भी जरूरी है, जिसे खास वाइब्रेशन डैम्पिंग और लेजर लेवलिंग से एकदम स्थिर बनाया जाता है। जमीन तैयार होने के बाद बात आती है फैक्ट्री की नसों में दौड़ने वाली बिजली की। इलेक्ट्रिकल लोड का ये फॉर्मूला महज एक किताबी समीकरण नहीं है, ये उस फैक्ट्री की धड़कन है। ये तय करता है कि मशीनों को कितनी ऊर्जा चाहिए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्य मशीन के साथ लगे छोटे छोटे सहायक उपकरण भी पूरी बिजली की मांग को 25 से 40% तक बढ़ा देते हैं। ऊर्जा की इस प्यास को पहले से समझना ही किसी भी कामयाब डिजाइन की नींव है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इंजेक्शन मशीन का सही आकार चुनना। कंकाल के बाद अब बारी है फैक्ट्री के सबसे अहम अंगों की, यानी मोल्डिंग प्रेस। मशीन चुनते वक्त 3 बातें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। सबसे पहले प्लैटन का साइज और टाई बार के बीच की जगह, जिससे ये तय होता है कि सांचा ठीक से फिट होगा या नहीं। दूसरा है शॉट साइज, जिसका मतलब है कि मशीन एक बार में कितना प्लास्टिक इंजेक्ट कर सकती है। और तीसरा है ओपनिंग स्ट्रोक और डे लाइट, ताकि तैयार होने के बाद प्रोडक्ट आसानी से बाहर आ सके। अगर मशीन की बनावट और क्षमता एकदम सही है तो आपका मटीरियल कभी खराब नहीं होगा। मशीन के साइज में की गई जरा सी भी चूक कितनी महंगी पड़ सकती है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर क्लैंपिंग फोर्स कम रह गई तो प्रोडक्ट में फ्लैश आ जाएगा, यानी प्लास्टिक बाहर निकल जाएगा और क्वालिटी एकदम गिर जाएगी। लेकिन अगर मशीन जरूरत से ज्यादा बड़ी ले ली तो भारी मात्रा में बिजली बर्बाद होगी और चलाने का खर्च आसमान छूने लगेगा। मतलब साफ है, बैलेंस ही सब कुछ है। चलिए अब तीसरे चरण पर चलते हैं, ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स। अब हम इस जीव की मांसपेशियों की बात कर रहे हैं। आज का दौर मानवीय श्रम से आगे बढ़कर 6 एक्सिस कोलैबोरेटिव रोबोट्स तक पहुंच गया है। और मजेदार बात यह है कि रोबोट सिर्फ रफ्तार के लिए नहीं होते। असल में जब इंसान काम करते हैं तो मशीन बीच बीच में कुछ पल के लिए रुकती है, जिससे मोल्ड का तापमान ऊपर नीचे होता रहता है। ये रोबोट्स, जिन्हें हम कोबॉट्स भी कहते हैं, इस अस्थिरता को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। सबसे अच्छी बात, इनके लिए भारी भरकम जालों की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे फैक्ट्री में बहुत सी जगह बच जाती है। हमारी चौथी परत है सॉफ्टवेयर, ओईई और सीएमएमएस। ये फैक्ट्री का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी इसका तेज दिमाग। अलग अलग सॉफ्टवेयर यहाँ अपनी खास भूमिका निभाते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, फैब्रिको जैसे प्लेटफॉर्म सीधे मशीन से जुड़कर रियल टाइम डेटा देते हैं और तुरंत एक्शन लेने में मदद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ
SAP और डेल्मिया वर्क्स जैसे सिस्टम फाइनेंस और कॉस्ट कंट्रोल के लिए ज़बरदस्त हैं। दोनों की अपनी अहमियत है, बस तय ये करना है कि आपकी प्राथमिकता मशीन की गति है या फिर वित्तीय लेखा-जोखा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। अगर डेटा मशीन से नहीं आ रहा और कोई इंसान उसे मैन्युअली एंटर कर रहा है, तो भारी नुकसान का खतरा रहता है। इसे सब्जेक्टिविटी टैक्स कहते हैं। जरा सोचिए, आपकी कंपनी के अलग अलग प्लांट्स में हर साइकिल में सिर्फ आधा सेकंड की देरी हो रही है और वो कागजों पर दर्ज ही नहीं है। समय के साथ ये देरी एक बहुत बड़े और छिपे हुए घाटे में बदल जाती है। इसीलिए इस भारी भरकम टैक्स से बचने का एक ही तरीका है, मशीन से मिलने वाला एकदम सटीक डेटा। इसके बाद आता है नंबर 5, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े दिशा निर्देश। चाहे आपके पास दुनिया की बेहतरीन तकनीक क्यों न हो, बिना सुरक्षा नियमों के सब बेकार है। धातु, प्लास्टिक और रबर निर्माण के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप के IFC और अन्य संस्थाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बेहद कड़े मानक तय किए हैं। अगर आपको ग्लोबल लेवल पर काम करना है, तो इन नियमों का निष्पक्ष रूप से पालन करना सिर्फ जरूरी ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है। ये किसी भी चीज से ऊपर इंसानियत और कानून की बुनियादी मांग है। इन नियमों के तहत OSHA और EPA जैसी संस्थाओं के इमिशन और सेफ्टी रूल्स आते हैं। कारखाने के अंदर भारी क्रेन से होने वाले खतरे, मशीनों का कान फोड़ देने वाला शोर और जहरीले धुएं को कंट्रोल करना कोई चॉइस नहीं है, ये कानूनी मजबूरी है। इसके अलावा फैक्ट्री के अंदर के भयंकर तापमान और उसमें होने वाले बदलावों को मैनेज करना भी वहां काम कर रहे लोगों की जान बचाने के लिए बेहद जरूरी है। और अब हम आ गए हैं अपनी छठी और आखिरी परत पर, मुनाफे के लिए स्केलिंग। तो बात यह है कि इन सारी परतों को एक साथ लाकर ही एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल तैयार होता है। मुनाफे का ये रास्ता मार्केट को समझने से शुरू होता है, जैसे कि मेडिकल डिवाइस के सेक्टर पर फोकस करना। इस इंडस्ट्री में फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उच्च क्षमता वाली ऑल इलेक्ट्रिक मशीनों का इस्तेमाल और टूलिंग के खर्चों को बैलेंस करना गेम चेंजर साबित होता है। और सबसे अहम चीज है ऑपरेशनल एक्सीलेंस, यानी 85% मशीन यूटिलाइजेशन MUR और 98% फर्स्ट पास यील्ड FPY हासिल करना। यही वो कड़ा अनुशासन है जो असल में रेवेन्यू को आसमान पर ले जाता है। इन सारी बातों को अगर एक धागे में पिरोएं, तो रॉबर्ट हैंसन का द हिडन फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ी सच्चाई बयान करता है। पुराने सिस्टम्स की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि वे मशीन के पूरी तरह खराब होने से पहले की उन छोटी छोटी मिली सेकेंड्स वाली कमियों को पकड़ ही नहीं पाते। और यही वो अंधेरा कोना है जहां आपका पैसा, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी लगातार बर्बाद होती रहती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। जब मैन्युफैक्चरिंग का पूरा भविष्य महज कुछ मिली सेकेंड्स पर टिका है, तो ये पुराने और सुस्त सिस्टम्स भला कैसे टिक पाएंगे? इस तेजी से बदलती दुनिया में द फैक्ट्री स्टैक की सभी परतों को आपस में जोड़ना अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। ये इस रेस में बने रहने की इकलौती शर्त है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, इस दिशा में गहराई से सोचना जरूर जारी रखिए।